गुड मॉर्निंग टू ऑल द फ्यूचर ऑफिसर्स। द हिंदू पीआईबी की जो करंट अफेयर्स हम कर रहे हैं उसमें 3 मार्च में हम पहुंच चुके हैं और यहां पर जो एमसीक्यूज हैं वो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, उसको हम डिस्कस करेंगे सो दैट एग्जाम के अंदर, प्रीलिम्स के अंदर अगर कोई स्टेटमेंट्स आती हैं तो वहां पे आप उसे इजिली एलिमिनेट कर पाए और अपने सही आंसर तक पहुंच पाए। दिस इज ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट मी। माय नेम इज प्रिंस लूथरा, ऑल इंडिया रैंक 577 फ्रॉम यूपीएससी सीएससी 2014 बैच। आपका कोई भी डाउट होता है तो आप @prince_luthra पे मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको नोटिफिकेशंस मिल रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहे हैं इन दैट सिचुएशन आप बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और उसके बाद ऑल बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा सो दैट आपको सारे नोटिफिकेशन जो है वो मिलते रहे। चलिए, सो दिस इज द क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 100 डे सीरीज, जिसको आप exam.netmock.com पे जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं। बिकॉज लास्ट के कुछ दिन पड़े हैं, लास्ट के कुछ दिन आपके सामने हैं जिनको आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। जल्दी से अपने टारगेट को सेट कर लीजिए, कितना स्कोर आप टारगेट करके चलेंगे आप जानते हैं। और जो लोग नहीं जुड़े उनके लिए मैं फर्स्ट टाइम बता देता हूं कि जो हमारी कट ऑफ है वो यहाँ पे हम 6 मार्क्स की रखते हैं, मतलब 6 एमसीक्यूज आपको करेक्ट करने होते हैं टू बी इन द सेफ जोन। और मेरी आपसे यही आशा रहती है, मैं यही एक्सपेक्टेशन आपसे करता हूं कि आपका जो स्कोर है फर्स्ट ब्रैकेट, दैट इज एक्सीलेंट ब्रैकेट, जिसमें आपके 8 से 10 एमसीक्यूज ठीक हो, उसके अंदर आने चाहिए। अगर नहीं आते यू कीप ऑन ट्राइंग। और जो लोग नोट्स बना रहे हैं, क्योंकि देखिए नोट्स बनाना काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज रहती है, तो फर्स्ट टाइम जब आप वीडियो को देखते हैं तब नोट्स मत बनाइएगा। जब आप उसे सेकंड टाइम देखते हैं तो आप नोट्स बनाइएगा। ये सिर्फ इस वीडियो के लिए नहीं कह रहा हूं, जब आप बुक्स भी पढ़ते हैं, बुक्स में भी जब आप उसे फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो नोट्स मत बनाइएगा। जब आप उसे सेकंड या थर्ड रीडिंग करते हैं तो नोट्स बनाना सजेस्टेबल होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम में तो हर चीज ही इंपॉर्टेंट लगती है और सारी चीजें नोट्स में चली जाती हैं और अननेसेसरी चीजें भी आपके नोट्स में चली जाती हैं। नोट्स में वही चीजें डालनी है जो इंपॉर्टेंट भी है और जो आपको याद करने में तकलीफ भी हो रही है, जो आप बार बार भूल रहे हैं। चलिए आज के फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट रूसा, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान को लेकर पूछा है कि बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर गलत है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहती है इट एम्स एट प्रोवाइडिंग स्ट्रेटेजिक फंडिंग टू हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस थ्रू आउट द कंट्री। तो पूरी कंट्री के अंदर जो रूसा है वो क्या करने की कोशिश कर रहा है, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनको फंड करने की कोशिश कर रहा है। इट इज सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम लॉन्च्ड इन अक्टूबर 2013 में लॉन्च करी गई। ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सोचिए इसके बारे में क्या आंसर हो सकता है, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान की बात करें तो इसका सबसे बड़ा एम ये है कि स्ट्रेटेजिक फंडिंग करनी है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन की थ्रू आउट द कंट्री। तो पूरे इंडिया के अंदर जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन है वहां पे फंडिंग करनी है। द स्कीम इज बीइंग ऑपरेटेड इन मिशन मोड। मिशन मोड कब होता है, देखिए जब आप सिविल सर्विसेज ज्वाइन करेंगे आपको भी काफी सारे काम जो है, हमें भी काफी सारे इस तरीके के ऑब्जेक्टिव मिलते थे और हमारे जो सीनियर्स होते थे वो कहते थे इसको आपको मिशन मोड में कंप्लीट करना है। तो मिनिमम पॉसिबल टाइम के अंदर उसके ऊपर आपको पूरे अपने रिसोर्सेज लगा के उसे कंप्लीट करना होता था। नाउ दिस इज वन ऑफ दो स्कीम्स जिसमें कहा गया था कि आपको मिशन मोड फॉर फंडिंग स्टेट यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को देने की बात करी गई थी। और यहां पे एक्सेस एंड एक्सीलेंस को लेकर भी जो आपका पूरा का पूरा कह सकते हैं फोकस था वो इसके ऊपर दिया गया था। फंडिंग की बात करें तो यस इट इज अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। और मैं आपको बता चुका हूं सेंट्रली स्पॉन्सर्ड के अंदर जो एक शेयर होता है वो सेंटर का होता है और एक शेयर आपका स्टेट का होता है। ठीक है, इसे 2013 में लाया गया था एंड सिंस 2016 एंड 17 गवर्नमेंट ने इसके ऊपर 1500 करोड़ जो है हर साल खर्च किए। अभी रिसेंटली यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर जो थे उन्होंने रूसा को रिव्यू किया है, तो ये न्यूज में थी। रिव्यू करना जरूरी रहता है इस तरीके की स्कीम्स का कि क्या जितना पैसा खर्च किया जा रहा है उस हिसाब से हमें रिजल्ट्स मिल भी पा रहे हैं या नहीं। यहां पे दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। आपसे पूछा था इनकरेक्ट कौन सा है, तो इनकरेक्ट तो कोई भी नहीं है, तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड को देख लेते हैं, जो कि फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन एफपीओ के बारे में आपने बहुत बार न्यूज में पढ़ा होगा, उसको लेकर है। पूछा गया है कि बताएं फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन को लेकर कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर करेक्ट है, सही है। यहां पर तो मिसरीडिंग नहीं करनी है, कई बार मुझसे भी हो जाती है, तो आपको सही बताना है, यहां पे इनकरेक्ट नहीं बताना है। अ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पीओ इज अ लीगल एंटिटी फॉर्म्ड बाय प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स के द्वारा बनाई गई है, हो सकता है। सेकंड स्टेटमेंट कहती है द कॉन्सेप्ट ऑफ फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन दैट इज एफपीओ कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो इसके अंदर कौन कौन होते हैं, स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स इसके अंदर होते हैं, हो सकता है। PO is a generic name for an organization of producers of any produce। PO जो है एक जेनरिक नेम दिया गया है, किसको, ये नाम दिया गया एक ऑर्गेनाइजेशन को जिसमें प्रोड्यूसर्स होते हैं और वो कोई भी प्रोड्यूस को ला सकते हैं। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं डिस्कशन।
चलिए देखिए, रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर ने सेलिब्रेट किया है फर्स्ट एनिवर्सरी ऑफ सेंट्रल सेक्टर स्कीम, जिसका नाम था फॉर्मेशन एंड प्रमोशन ऑफ, जिसमें 10,000 फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन को यहां पर बेसिकली सपोर्ट किया गया था। तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम थी किस चीज के लिए, यहां पे फॉर्मेशन के लिए और प्रमोशन के लिए। किस चीज के लिए, फार्मर्स प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो यहां पे क्योंकि इस पूरे के पूरे आप कह सकते हैं इवेंट को सेलिब्रेट किया गया है, तो क्वेश्चन यहां पे पूछा जा सकता है। आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पे अगर हम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट जाएं, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन दैट इज पीओ जो होता है, ये एक लीगल एंटिटी होती है, जैसे कि प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। अब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स में कौन कौन हो सकता है, इसमें देखिए, लेट मी मेक सम स्पेस। इसमें आपके फार्मर्स भी हो सकते हैं, इसमें आपके फिशरमैन भी हो सकते हैं, इसमें आपके वीवर्स भी हो सकते हैं, और इसमें आपके रूरल आर्टिजन क्राफ्ट्समैन भी हो सकते हैं। ठीक है, सो प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन इज नॉट कन्फाइंड टू फार्मर्स ओनली। तो सिर्फ किसानों तक ही सीमित नहीं होती, इसमें फिशरमैन भी हैं जो अलाइड एक्टिविटीज में कहलाए जाते हैं, वीवर्स भी होते हैं, रूरल आर्टिजन भी होते हैं और क्राफ्ट्समैन भी होते हैं। पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। पीओ एक जेनेरिक नेम है जो कि ऑर्गेनाइजेशन के लिए, प्रोड्यूसर्स के लिए यूज किया जाता है, जिसमें एग्रीकल्चर, नॉन फार्म प्रोडक्ट्स, आर्टिजन प्रोडक्ट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, उसके लिए भी किया जाता है। तभी पीओ प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन सभी आते हैं, लेकिन जब उसके आगे एफ लग जाता है वो फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन मतलब स्पेसिफिक बन जाता है। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ एफपीओ कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स स्पेशली स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। तो यस, ये बात हमारी ठीक हो जाती है। तो इसके अंदर स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स के जो प्रोड्यूस होते हैं वो इसमें आते हैं। तो ध्यान रखिएगा, एफपीओ कंसिस्ट ऑफ कलेक्टिवाइजेशन ऑफ प्रोड्यूसर्स जो कि स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स होते हैं, सो एज टू फॉर्म एन इफेक्टिव अलायंस टू कलेक्टिवली एड्रेस मेनी चैलेंजेस ऑफ एग्रीकल्चर, ताकि एग्रीकल्चर के काफी सारे चैलेंजेस को फेस किया जा सके, तभी इस तरीके के एफपीओज जो है वो बनाए जाते हैं। ठीक है, एफपीओज आर जनरली मोबिलाइज्ड बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस, रिसोर्स एजेंसीज। स्मॉल फार्मर्स एग्री बिजनेस कंसोर्शियम एसएफएसी के बारे में आपने सुना होगा, ये भी एफपीओज को सपोर्ट देता है। एसएफएसी के ऊपर वैसे हम क्वेश्चन पहले कर चुके हैं कुछ महीने पहले, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है और एफपीओ को ये सपोर्ट करते हैं। एफपीओ को लेकर तो हमने क्वेश्चन यहां पे डिस्कस कर ही लिया। रिसोर्स एजेंसीज की बात करें, क्योंकि मैंने आपको बताया कि एफपीओ जो है दे आर जनरली मोबिलाइज्ड बाय प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस। तो इसके लिए प्रमोटिंग इंस्टीट्यूशंस होते हैं या फिर आरएज होते हैं, रिसोर्स एजेंसीज होती हैं। तो आरए में एग्जांपल अगर आपको दूं तो रिसोर्स एजेंसी लेवरेज द सपोर्ट अवेलेबल फ्रॉम गवर्नमेंट एंड एजेंसीज लाइक नाबार्ड। तो ऐसे रिसोर्स एजेंसीज जो होती है वो गवर्नमेंट से सपोर्ट लेती है, नाबार्ड से सपोर्ट लेती है और फिर फर्दर एफपीओ को सपोर्ट करती है। किस तरीके से, देखिए, जो सबसे पीछे कौन होता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होती है और इंस्टीट्यूशंस होते हैं जैसे कि नाबार्ड है, और फिर रिसोर्स एजेंसीज इनसे सपोर्ट लेती हैं और एफपीओज को सपोर्ट देती हैं। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा इस चीज को। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। यहां पे डी हमारा आंसर था क्योंकि सारी स्टेटमेंट्स हमारी करेक्ट थी। थर्ड क्वेश्चन बात करता है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द अरावली रेंज, जिसको रिसेंटली न्यूज में हमने पढ़ा है, पूछा गया, इसको लेकर बताएं आपकी करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही है। ठीक है, तो अरावली रेंज को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हम डिस्कस करने वाले हैं। पहले एक बार स्टेटमेंट देख लेते हैं। यहाँ पे पहली कहती है, इट इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। तो ये बेसिकली कह सकते हैं सबसे पुराना ना हो, लेकिन सबसे पुरानों में से ये एक फोल्ड माउंटेन है। हो सकता है द सांबर सिरोही रेंज एंड द सांबर खेतरी रेंज डिवाइड्स अरावली रेंज। तो यहाँ पे दो रेंजेस का नाम दिया है जो कि अरावली को डिवाइड करती हैं। सोचिए इसके बारे में क्या हो सकता है आंसर, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए, अरावलीज की बात करें तो बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक को लेकर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है। अरावलीज जो है आप जानते हैं कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया में फॉल करते हैं। ठीक है, सो दिस इज द राजस्थान रीजन। ठीक है, यहां पर इस तरीके से आपको अरावली रेंज दिखती है। तो अरावली ऑफ द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन। अब फोल्ड माउंटेन क्या होता है, ये ज्योग्राफी का काफी बेसिक क्वेश्चन है जो कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि आपका ऑप्शनल ज्योग्राफी है या नहीं है, क्योंकि ये चीजें आपसे प्रीलिम्स में और इवन जनरल स्टडीज के पेपर में भी पूछी जाएगी। ठीक है, नाउ आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। गुरु शिखर पीक ऑन माउंट आबू इज द हाईएस्ट पीक इन अरावली रेंज, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, गुरु शिखर पीक की बात करी गई है, वो भी चीज आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है। इट हैज बीन फॉर्म्ड प्राइमरली ऑफ द फोल्डेड क्रस्ट व्हेन टू कन्वर्जन प्लेट्स, जब दो कन्वर्जन प्लेट्स, एक इस साइड से मान लीजिए एक इस साइड से, जब वो दोनों कन्वर्जन प्लेट्स जो है वो एक दूसरे की तरफ मूव करना शुरू करती हैं। ठीक है,
और इसी वजह से जो आपका प्रेशर क्रिएट होता है टुवर्ड्स ईच अदर, ये जो प्रोसेस है इसे कहा जाता है ओरोजेनिक मूवमेंट, इसे ओरोजेनिक मूवमेंट कहा जाता है। और कहीं ना कहीं मैंने आपको पार्शियली जो फोल्ड माउंटेन है जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका हिंट भी यहां पर ये एक्सप्लेन करते हुए दे दिए। ठीक है, इट इज वन ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स, ओल्डेस्ट ऑफ द फोल्ड माउंटेन्स। तो यस, ये स्टेटमेंट हमारी ठीक हो जाती है, मैंने आपको बता ही दिया है। अरावली डेट बैक टू मिलियंस ऑफ ईयर्स व्हेन अ प्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट कोलाइडेड विद द मेनलैंड यूरेशियन प्लेट। तो यहाँ पे जो आपका सबकॉन्टिनेंट है, प्री इंडियन सबकॉन्टिनेंट, जब वो यूरेशियन प्लेट से टकराया था तब इसका निर्माण हुआ था, ये चीज ध्यान रखिएगा। और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी हमारी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है कि जो सांबर सिरोही रेंज है और सांबर केतरी रेंज है वो इसको डिवाइड करती है। दोनों स्टेटमेंट्स हमारी ठीक होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा सी, द माउंटेन्स आर डिवाइडेड इनटू टू मेन रेंजेस। दो रेंजेस के अंदर डिवाइड होता है, एक आपकी है सांबर सिरोही रेंज और एक है आपकी सांबर केतरी रेंज राजस्थान के अंदर। ठीक है, और इनकी जो एक्सटेंशन है 560 किलोमीटर की है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। अगर लोकेशन पूछी जाए, द हिडन लिम्ब कहा जाता है, इसे छुपा हुआ इसका एक पीस कहा जाता है अरावली का, वो दिल्ली तक जाता है, इवन फ्रॉम दिल्ली टू हरिद्वार तक भी जाता है। दैट क्रिएट्स अ डिवाइड बिटवीन ड्रेनेज ऑफ रिवर्स ऑफ गंगा एंड इंडस और गंगा के बीच का जो आपका ड्रेनेज डिवाइड है वो भी क्रिएट करता है। चलिए, सी इज द करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। दिस इज द लोकेशन, जैसे आप देख रहे हैं, दिस इज द एंटायर रेंज जो कि आपको दिल्ली तक जाते हुए दिखेगी यहाँ पर। और इसका हिडन लिम्ब जो है वो कहते हैं कि हरिद्वार तक जाता है, तो ऊपर तक काफी जा रहा है। और वैसे स्टेट्स की बात करिए तो यहाँ पे देख सकते हैं कौन कौन से स्टेट्स कवर किए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 4 जो है महानदी रिवर को लेकर है। पूछा गया महानदी रिवर के बारे में बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। ठीक है, पहली स्टेटमेंट कहते हैं द महानदी रिवर सिस्टम इज द थर्ड लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर ऑफ इंडिया आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा। तो पेनिनसुलर इंडिया की जो रिवर्स हैं गोदावरी कृष्णा के बाद इसका जो नंबर है वो ये तीसरे नंबर पे आती है, हो सकता है। सेकंड, मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ महानदी रिवर आर शिवनाथ रिवर, हसदेव रिवर, मांद रिवर, इब रिवर, जोरकिंग एंड तेल रिवर। और आपको यहां पे बताना है दोनों में से कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका सही है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बेसिकली अभी न्यूज में थी, ये न्यूज में क्यों महानदी का जिक्र वो आपको बता रहा हूं। एनएचआरसी ने एक नोटिस इशू किया टू द चीफ सेक्रेटरीज ऑफ उड़ीसा एंड छत्तीसगढ़ ओवर द एक्शन टेकन टू एलिविएट द सफरिंग ऑफ पीपल which are displaced by the construction of Hirakund Dam over the Mahanadi River about 6 decades ago। तो 60 साल पहले जो ये डैम बनाया गया था, इसको लेकर यहाँ पे एनएचआरसी ने अभी एक इशू जो है, एक नोटिस जो है वो इशू किया है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की सेक्रेटरीज को कि आपने ये जो बनाया है इसकी वजह से कितने ज्यादा लोगों को सफरिंग्स का सामना करना पड़ा है, कितने ज्यादा लोगों को डिस्प्लेस करना पड़ा है। अबाउट, मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ बिकॉज दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर योर मेन्स, 111 विलेजेस दे वर सबमर्ज्ड ड्यू टू कंस्ट्रक्शन ऑफ हीराकुंड डैम। जब हीराकुंड डैम बनाया गया उसके आसपास की 22,000 फैमिलीज जो थी वो इंपैक्ट हुई, अफेक्टेड हुई। 19,000 फैमिलीज जो थी उनको डिस्प्लेस कर दिया गया और 111 विलेजेस जो थे वो इसके अंदर सबमर्ज कर गए। तो इसी वजह से एनएचआरसी ने यहाँ पे जवाब जो है वो मांगा है और इसी वजह से महानदी के ऊपर ये बनाया गया था, हमने इसके ऊपर क्वेश्चन बनाया। महानदी रिवर सिस्टम इज द थर्ड लार्जेस्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया आफ्टर गोदावरी एंड कृष्णा, बिल्कुल ठीक है, एंड द लार्जेस्ट रिवर ऑफ उड़ीसा स्टेट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नाउ दिस इज द फर्स्ट स्टेटमेंट जो आपकी करेक्ट हो जाती है। मेजर ट्रिब्यूटरीज आपकी सारी करेक्ट है, मैंने आपको नाम इसलिए बताया ताकि आप ये याद कर लें, क्योंकि ट्रिब्यूटरीज एग्जाम के अंदर पूछी जाती है कि कौन सी किसकी ट्रिब्यूटरी है, कौन सी किसकी नहीं है, बिकॉज महानदी इज वन ऑफ द मेन स्ट्रीम रिवर। देखिए जो सेकंड या थर्ड रन की रिवर्स हैं उनकी ट्रिब्यूटरीज के बारे में शायद क्वेश्चन ना आए, लेकिन बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिवर और न्यूज में भी है तो इसकी ट्रिब्यूटरीज आपको रट के जानी है। देखिए मैं नहीं कहूंगा कि आपको हर रिवर की ट्रिब्यूटरीज रट के जानी है, लेकिन जो रिवर्स, जो नदियां न्यूज में है उनकी ट्रिब्यूटरीज, डिस्ट्रीब्यूटरीज तो आपको रट के जानी ही पड़ेंगी क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन आने के चांसेस बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट जो है वो भी आपकी ठीक है। अब कुछ और चीजें जान लेते हैं। द कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर एक्सटेंड्स टू छत्तीसगढ़। कैचमेंट एरिया जो रिवर है और उसके आसपास का जो रीजन होता है जो उसकी सबमर्जेंस के अंदर आता है। कैचमेंट एरिया ऑफ द रिवर जो है वो छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड और महाराष्ट्र तक फैला हुआ है। इट्स बेसिन इज बाउंडेड बाय सेंट्रल इंडिया हिल्स ऑन द नॉर्थ, तो नॉर्थ में सेंट्रल इंडिया हिल्स है। बाय द ईस्टर्न घाट ईस्ट साइड पे है। इन सब एरिया से ये जो पर्टिकुलर आपकी रिवर है वो सराउंडेड है, ये चीज भी ध्यान रखिएगा। इट राइजेस फ्रॉम अ प्लेस नियर, कोई बता सकते मुझे कहां से ये नदी राइज होती है? इट राइजेस फ्रॉम द प्लेस नियर सिहावा। ठीक है, कहां पे है ये? इट इज इन बस्तर हिल्स इन द स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इसके साउथ में है अमरकंटक जहां से ये नदी राइज करती है। चलिए, मेजर ट्रिब्यूटरीज के नाम बता दिए, न्यूज मैंने आपको बता दी और इंपॉर्टेंट कुछ और चीजें भी इसको लेकर मैंने आपको बता दिए। नाउ दिस इज द लोकेशन और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज है वो यहाँ पर आपको दे रखी है, एग्जैक्ट लोकेशन भी आपको दे रखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे हसदेव भी दिख रही है, आपको महानदी रिवर भी दिख रही है, जोक भी दिख रही है, जो अभी हमने क्वेश्चन में डिस्कस किया है।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं, जो कि एनएफएसए के बारे में है, पूछा गया है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के बारे में। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर सही हो जाता है। पहली स्टेटमेंट कहती है ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड फॉर फूड एंड न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल। इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका ऑब्जेक्टिव है आपको क्या करना है, आपको फूड प्रोवाइड करना है, आपको न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है इन द ह्यूमन लाइफ साइकिल के अंदर। सेकेंड स्टेटमेंट कहती है हाउस होल्ड्स कवर अंडर एक्जिस्टिंग अंत्योदय अन्न योजना। तो इसके अंदर जो हाउस होल्ड्स कवर किए गए हैं वो भी बताया गया कि जो अंत्योदय अन्न योजना के अंडर कवर किए गए उनको यहां पे एलिजिबल बनाया गया। सोचिए इसके बारे में, फिर करते हैं एक डिस्कशन। चलिए, नीति आयोग थ्रू अ डिस्कशन पेपर उन्होंने रेकमेंड किया कि रूरल एंड अर्बन कवरेज जो एनएफएसए का है उसे रिड्यूस करेंगे टू 60% एंड 40% रिस्पेक्टिवली। तो कहां पे? रूरल एरियाज में 60% और अर्बन एरियाज में 40%। इट हैज ऑल्सो प्रपोज्ड अ रिवीजन ऑफ बेनिफिशियरीज एज पर द लेटेस्ट पॉपुलेशन। लेटेस्ट पॉपुलेशन के हिसाब से रिवीजन करना जरूरी है, अदरवाइज जो लोग एलिजिबल नहीं है या फिर जो लोगों को नहीं मिलना चाहिए उनको चीजें मिल जाती हैं और जिन लोगों को मिलना चाहिए वो बेचारे रह जाते हैं। इसी वजह से टाइम टू टाइम रिवीजन करना काफी जरूरी होता है। यहां पे बात करी जाए एनएफएसए 2013 जो है 10 सितंबर 2013 को इसे नोटिफाई किया गया था। ऑब्जेक्टिव यही है फूड एंड न्यूट्रिशन सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड करना। तो पहली जो स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। अब बात करते हैं इसके अंदर एलिजिबिलिटी की। देखिए कवरेज की बात करें तो 75% ऑफ द रूरल पॉपुलेशन एंड अप टू 50% ऑफ द अर्बन पॉपुलेशन इनको सब्सिडाइज फूड ग्रेन देने की बात करी गई थी अंडर टीपीडीएस। टीपीडीएस क्या है? टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ओवरऑल एनएफएसए की बात करी गई तो 67% ऑफ द पॉपुलेशन को इसके अंदर कवरेज दिया गया था और इसी पॉपुलेशन को अभी कम करने की बात करी गई है। प्रायोरिटी हाउस होल्ड की बात करें तो प्रायोरिटी हाउस होल्ड टू बी कवर्ड अंडर टीबीडीएस अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। हाउस होल्ड्स कवर्ड अंडर एग्जिस्टिंग अंत्योदय योजना, तो वो भी इसके अंदर एलिजिबल थे। तो सेकंड स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट हो जाएगी। आंसर क्या हो जाएगा? सी विल बी द करेक्ट आंसर। देखिए कभी भी किसी योजना या किसी एक्ट के बारे में बात होती है, एनएफएसए के बारे में बात हुई, तो वहां पे इंपॉर्टेंट चीजें क्या होती है? देखिए इंपॉर्टेंट चीजें उसकी एलिजिबिलिटी होती है, उसका पर्पस क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है वो होता है, और वो न्यूज में क्यों आती है ये चीज भी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्योंकि यहां पर अभी एक रिवीजन हो रही है तो करंट अफेयर्स में आपको क्या पता होना चाहिए एनएफएसए के बारे में। इवन तो स्कीम 2013 की है, क्वेश्चन पूछा जाएगा फिर आपको लगेगा 2021 के अंदर देखो 2013 के बारे में यूपीएससी पूछ रहा है, बट यूपीएससी 2013 के बारे में नहीं पूछ रहा है, यूपीएससी 2021 के बारे में ही पूछ रहा है, क्योंकि अभी इसके रिवीजन की बात जो है नीति आयोग के द्वारा करी गई है। ठीक है, और यहां पर इसके बारे में जब भी इस तरीके की स्कीम्स के बारे में पढ़ें तो उसके स्कीम्स के ऑब्जेक्टिव क्या है, उसकी एलिजिबिलिटी क्या है, उसका सक्सेस रेशियो क्या है, क्या क्या चीजें उसने अचीव कर ली हैं, क्या क्या चीजें अचीव करनी बाकी है, और उसके अंदर क्या क्या तब्दीली करने की कोशिश करी जा रही है। ये कुछ 4-5 चीजें जो होती है वो इंपॉर्टेंट होती है। ये आपको प्रीलिम्स में भी हेल्प करती है और आपको मेंस के अंदर भी एक अच्छा आंसर लिखने में हेल्प करती है। तो इस तरीके से जब भी आप न्यूज पढ़ें तो ये 4-5 चीजों को ध्यान में जरूर रखा करिए, कोशिश करा करिए कि आपको ये डेटा जो है, इन सब चीजों की नॉलेज है वो मिल जाए। चलिए तो यहां पे डिस्कस करते हैं क्रैक यूपीएससी एग्जाम इन 200 डेज की सीरीज के बारे में। तो आप इसे exam.network.com पे जाकर एनरोल कर सकते हैं। लोग पूछ रहे थे आप में से ही कि कितना टाइम इसको देना चाहिए, तो मैंने आपको ये चीज पहले भी बताई है, मैं एक बार दोबारा से बता देता हूं दैट इफ यू आर एबल टू गिव 3 to 4 आवर्स इन अ डे, जिसमें आपकी सेल्फ स्टडी भी शामिल रहने वाली है, देन यू कैन एनरोल इन दिस सीरीज। आपको 3 से 4 घंटे रोज देने हैं, जिसमें मैं आपको जो क्लास वीडियोस देता हूं यू हैव टू वॉच दैट। आपको जो मैं असाइनमेंट्स देता हूं वो आपको करने हैं, मैं आपको जो क्विजेस देता हूं वो आपको यहां पे अटेम्प्ट करने हैं। ठीक है, इफ यू आर विलिंग टू डू दैट, इफ यू आर एबल टू डू दैट, देन एग्जाम को क्रैक करने की प्रोबेबिलिटी आपकी काफी बढ़ जाती है। दिस इज ओनली फॉर द पीपल जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं, ना कि 2022 की, बिकॉज पीपल हु आर प्रिपेयरिंग फॉर द नेक्स्ट ईयर 2022 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मिशन यूपीएससी 2022 है, बिकॉज दिस इज अ 500 डेज प्रोग्राम जिसमें आपको काफी ज्यादा वैल्यू एडिड मटेरियल मिलता है। देखिए 200 दिन की तैयारी कर रहे हैं तो अभी उतना टाइम नहीं बचा है कि आपको काफी सारी चीजें कराई जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आपके एग्जाम के लिए वो यहां पर कराई जा रही है आपको, जो कि आपको एग्जाम को क्रैक करने में हेल्प करेगी। अभी टाइम नहीं है बहुत सारी चीजें पढ़ने का, बट यस 2022 के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो यहां पर आपको वैल्यू एडिड मटेरियल जो वो भी दिया जाएगा। हालांकि फाउंडेशन 200 डेज के अंदर या 100 डेज की सीरीज के अंदर हमने एनसीईआरटी के लेक्चर्स दिए हैं, उसके थ्रू आप क्रिएट कर सकते हैं। सो आप बताइए 2021 के लिए तैयारी कर रहे हैं, दिस इज द सीरीज फॉर यू। 2022 के लिए कर रहे हैं, देन यू कैन गो फॉर मिशन यूपीएससी 2022। और मैंने यहाँ पे आपको 100 डेज की सीरीज के बारे में भी बताया। दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स, ओनली एंड ओनली, मैं जान के एम्फोसाइज करके बार बार आपको बता रहा हूं, दिस इज ओनली फॉर द स्टूडेंट्स जो कि हाउसवाइफ्स हैं, उनको टाइम ज्यादा नहीं मिलता है, या वर्किंग प्रोफेशनल है और दिन में 2 घंटे का टाइम ही दे सकते हैं। तो ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए कोर्स बनाया गया है 100 डेज के अंदर। इस एग्जाम के अंदर जितना ज्यादा से ज्यादा आप सिलेबस कवर कर सकते हैं, वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, क्योंकि देखिए 100 दिन के अंदर अननेसेसरी चीजें या फिर ऐसी चीजें जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है
देखिए 500 डेज वालों को तो वो कराया जाएगा, क्योंकि उनके लिए तो छोटी से छोटी चीज भी इंपॉर्टेंट है, उनके पास टाइम भी है। लेकिन क्योंकि बस आपके पास टाइम नहीं है, यहां पर आपको वही चीजें कराई जाएंगी जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और उसके आने के चांसेस काफी ज्यादा है। सो यू कैन गो फॉर 100 डेज। अगर आप 2 घंटे का टाइम दे सकते, थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे सकते हैं, सो आई विल सजेस्ट कि आप 200 डेज के लिए जाइएगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बात करता है देख लेते हैं एक बार। सो हियर इट इज मेंशन विद रेफरेंस टू द स्नो लेपर्ड कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। बताएं कौन सी स्टेटमेंट आपकी इनकरेक्ट है, कौन सा कथन आपका यहां पर गलत हो जाता है। पहली स्टेटमेंट कहती है इंडिया हैज बीन कंजर्विंग स्नो लेपर्ड एंड इट्स हैबिटेट थ्रू द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। इंडिया जो है, पहली स्टेटमेंट कहती है इंडिया हैज बीन कंजर्विंग स्नो लेपर्ड एंड इट्स हैबिटेट थ्रू द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। हो सकता है इट इज क्रिटिकली एंडेंजर्ड। सोचिए इसके बारे में, आपको इनकरेक्ट बताना है, करेक्ट नहीं बताना है, फिर डिस्कस करेंगे। चलिए तो पहली स्टेटमेंट की बात करें तो यस, इंडिया हैज बीन कंजर्विंग स्नो लेपर्ड थ्रू द प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड। ये स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। बाकी अगर हम आईयूसीएन लिस्ट की बात करें, अदरवाइज बात करें, सो इट कम्स अंडर द वल्नरेबल कैटेगरी। तो सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट होने की वजह से आंसर क्या हो जाएगा, बी विल बी द करेक्ट आंसर। ध्यान रखिएगा, इंडिया इज ऑल्सो द पार्टी ऑफ GSLEP। ये क्या है, दिट इज ग्लोबल स्नो लेपर्ड एंड इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम, जो कि 2013 से चल रहा है। ध्यान रखिएगा, हिमाचल प्रदेश की हाई एल्टीट्यूड हिली टेरेन जो है, वहां पर अराउंड 73 स्नो लेपर्ड जो हैं उनको हार्बर करके रखा हुआ है। और रीसेंट स्टडी जो है साइंटिफिक इनोवेशन के बेसिस पे कहा गया है कि वहां पर 73 जो आपके स्नो लेपर्ड्स हैं उनको हार्बर करके रखा जा सकता है। ये पूरी न्यूज थी। न्यूज इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, बट स्नो लेपर्ड का जिक्र हुआ है तो स्पीसीज के बारे में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, विच इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कैच द रेन। रिसेंटली न्यूज में था, ये किस मिनिस्ट्री से एसोसिएट करता है। 4 नाम आपके सामने हैं, सोचिए फिर डिस्कस करते हैं। चलिए तो कैच द रेन, जिसे जल शक्ति अभियान भी कहते हैं, जल शक्ति अभियान कैच द रेन, ये इनिशिएट किया गया जल शक्ति मिनिस्ट्री के द्वारा। It will be a 100-day campaign for the sake of cleaning up the water sources around us and conserving rain water। तो हमारे आसपास का जो सोर्सेज है, जैसे पानी आता है, उसको क्लीन करना एंड रेन वाटर को कंजर्व करना, वो इसके अंदर किया जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए विल बी योर करेक्ट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बात करता है वेरियस स्टेटमेंट्स AIIB, दैट इज एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक को लेकर दी है। पूछा गया एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन है कि इंप्रूव करना है सोशियो एंड इकोनॉमिक आउटकम्स इन एशिया। एशिया के अंदर सोशियो इकोनॉमिक आउटकम्स को इंप्रूव करने की बात करी गई है। हो सकता है यहां पे जो इसके रीजनल मेंबर्स हैं उनके पास 50% वोटिंग पावर है। सोचिए इसके बारे में, फिर इसको करेंगे डिस्कस। और यहां पे आपको करेक्ट बताना है, इनकरेक्ट नहीं बताना है, ठीक है। यहां पे डी ऑप्शन आपका हाइड हो गया, तो प्लीज इसको देख लीजिएगा, सोचिए क्या आंसर होगा, फिर करते हैं डिस्कशन। चलिए देखिए AIIB जो है, इसको लेकर न्यूज थी। सेंटर ने $304 मिलियन का एक पैक्ट जो है वो AIIB के साथ साइन किया है ताकि पावर ट्रांसमिशन नेटवर्क असम के अंदर प्रोवाइड किया जा सके। द फंड विल बी यूटिलाइज फॉर द असम्स इंटर स्टेट ट्रांसमिशन सिस्टम। तो असम के अंदर ही जो आपका ट्रांसमिशन सिस्टम है उसके ऊपर ये पैसा खर्च किया जाएगा, प्रोजेक्ट को एनहेंस किया जाएगा, इंप्रूव किया जाएगा, उसकी रिलायबिलिटी को बढ़ाया जाएगा। अब आते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो यहां पर एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक जो है एक मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है जिसका मिशन यही है कि कैसे सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस एशिया और इसके बियॉन्ड इंप्रूव करी जा सकती है। तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है, लेकिन रीजनल मेंबर्स के पास जो पावर है वो 75% के आसपास होल्ड करी हुई है। 50% इज नॉट द करेक्ट आंसर। हेडक्वार्टर कहां पर AIIB का, देखिए AIIB बी से खत्म हो रहा है तो यहीं से शुरू कर दीजिए, बीजिंग, ठीक है। हेडक्वार्टर इसका बीजिंग में है, ध्यान रखिएगा। और इसे 2016 के अंदर शुरुआत इसकी करी गई थी। सबसे ज्यादा जो वोटिंग शेयर है वो किसके पास है, चाइना के पास है। क्या परसेंटेज है वो अगर आपको पता है तो बताइएगा। सेकंड नंबर पे इंडिया के पास है, देन रशिया एंड जर्मनी के पास भी परसेंटेज शेयर काफी अच्छे होल्ड किए हुए हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बात करता है एक पर्टिकुलर लोकेशन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू चन्नापटाना टॉय मेकर्स। चन्नापटाना टॉय मेकर्स को लेकर 2 स्टेटमेंट दिए, आपको बताना है इनकरेक्ट कौन सी स्टेटमेंट यहां पर गलत है। पहली स्टेटमेंट कहती है चन्नापटाना इज अ सिटी इन द कर्नाटका इंडिया। कर्नाटका के अंदर ये किसी नाम की एक सिटी है। हो सकता है कि इस नाम से एक सिटी भी हो और हो सकता है वो कर्नाटका में हो। 2 चीजें आपको यहां पे वेरीफाई करनी है। चन्नापटाना जो है एक बेसिकली इसको टाउन ऑफ हैंडीक्राफ्ट भी कहा जाता है। सोचिए फिर करते हैं डिस्कशन।
चलिए देखिए, सबसे पहले तो यहां पर हमें सिर्फ कॉमन सेंस को यूज करना है और मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि क्या आपने क्वेश्चन में से इस चीज को पढ़ा और फिर अगर आपको समझ में आया कि टॉय मेकर्स के लिए क्वेश्चन है और चनापटाना जो है टॉय मेकर्स के तौर पे जानी जाती है, तो उसे टाउन ऑफ टॉयज कहा जाएगा ना, टाउन ऑफ हैंडीक्राफ्ट थोड़ा कहा जाएगा। सेकंड स्टेटमेंट तो हमारी यहां पर इनकरेक्ट हो जाती है। और फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें तो यस, दिस सिटी इज लोकेटेड इन कर्नाटका, तो पहली स्टेटमेंट आपकी ठीक हो जाती है। आंसर क्या हो जाएगा? बी विल बी योर करेक्ट आंसर। चनापटाना इज अ सिटी इन कर्नाटका। सिटी इज फेमस फॉर इट्स वुडन टॉयज, अपने लकड़ी के जो इनके टॉयज होते हैं उसके लिए काफी फेमस है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। द लास्ट क्वेश्चन टॉक्स अबाउट FATF was founded to tackle which of the following? FATF किसको टैकल करने के लिए बनाया गया है? मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, टेरर फाइनेंसिंग के लिए, इलीगल ट्रेड इन एक्सोटिक स्पीसीज के लिए। सोचिए, FATF न्यूज में था एज यूजुअल, पाकिस्तान की वजह से ही, ग्रे लिस्ट की वजह से न्यूज में था। FATF एक बॉडी जैसे 1989 में बनाया गया था। इसका जो हेडक्वार्टर है OECD पेरिस के हेडक्वार्टर के अंदर है। मनी लॉन्ड्रिंग से लेकर टेरर फाइनेंसिंग, इवन इलीगल ट्रेड जो होता है स्पीसीज के अंदर, उसको भी ये रोकता है। करंटली इसके कितने मेंबर्स हैं? देखिए, कल हमने डिस्कस किया था वैसे इस चीज को, इसके अंदर 39 मेंबर्स हैं, तो ध्यान रखिएगा 37 तो आपकी कंट्रीज हैं, 2 रीजनल ज्यूरिसडिक्शन है। उन 2 रीजनल ज्यूरिसडिक्शन के नाम मैंने आपको कल बताए थे, उनके नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पाकिस्तान अभी ग्रे लिस्ट में है और ये जून 2018 से, आज का नहीं है, जून 2018 से, तो 3 साल होने वाले हैं। दिस इज द हाई टाइम कि आप पाकिस्तान को ब्लैक लिस्ट में डाल देना चाहिए, क्योंकि टेरर फाइनेंसिंग अभी भी उसकी तरफ से करी जाती है। चलिए, तो यहां पे 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट होते हैं और अभी हम आपको प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू का क्वेश्चन देंगे। प्रीलिम्स के क्वेश्चन के अंदर आंसर करिएगा, हाउ मेनी कंट्रीज आर मेंबर्स ऑफ FATF? तो कितनी कंट्रीज, ध्यान रखिएगा कंट्रीज पूछ रहा हूं मैं, गलती मत करिएगा, आर मेंबर्स ऑफ FATF। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करिएगा। मेंस के लिए क्वेश्चन है, डू यू थिंक FATF हैज बीन सक्सेसफुल? तो यहां पे क्या आपको लगता है कि FATF जो है वो सक्सेसफुल रहा है? अगर हम बात करें टेरर फाइनेंसिंग की, तो टेरर फाइनेंसिंग जो है उसको रोकने के लिए FATF कितना सफल रहा है, ये आपको बताना है मेंस के क्वेश्चन के अंदर। और अभी इंटरव्यू का जो क्वेश्चन है वो भी देख लीजिए एक बार। तो इंटरव्यू का क्वेश्चन है, डू यू थिंक पाकिस्तान पे पुट इनसाइड द ब्लैक लिस्ट? क्या आपको लगता है कि पाकिस्तान को हमें ब्लैक लिस्ट के अंदर डाल देना चाहिए? क्योंकि पिछले 3 सालों से ग्रे लिस्ट के अंदर है, फिर भी टेरर फंडिंग नहीं रुक रही है, तो FATF के अंदर क्या डालना चाहिए या नहीं, ये चीजें आप इंटरव्यू में बता सकते हैं। आप में से कुछ स्टूडेंट्स जो है वो पूछ रहे थे कि करंट अफेयर्स के लिए क्या करना चाहिए। सो दिस इज द कोर्स फॉर यू। टेक्स्ट बुक के साथ कोलैबोरेट करके नेटमॉक ने ये कोर्स जो है उसको लॉन्च किया है, जिसके अंदर पिछले 1 साल के जो करंट अफेयर्स है ये लाइव सेशंस के थ्रू कराए जाते हैं। दीज आर नॉट द रिकॉर्डेड सेशन, इसके अंदर आपको लाइव सेशन, लाइव इंटरेक्शन रहता है। तो 1 साल का जो द हिंदू है, PIB है, उसको इसके अंदर कवर किया गया है। तो जून 2020 से जून 2021 तक के जो भी हमारे करंट अफेयर्स आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सभी इसके अंदर कवर किए गए। यू कैन एनरोल इन दिस कोर्स यूजिंग द PL20 कोड। तो आप टेक्स्टबुक.com की साइट पे जाके PL20 कोड को यूज करके इस कोर्स के अंदर एनरोल हो सकते हैं। यू विल गेट अ 20% डिस्काउंट ऑल्सो। क्या किया जाएगा? इसमें लाइव सेशंस होंगे, इसमें वीकली क्विजेज होंगे आपके, और PDF नोट्स जो है वो भी प्रोवाइड किए जाएंगे। चलिए, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। ये आपके वेरियस ग्रुप्स हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, और यहां पर अपने जो आंसर्स हैं उसे जरूर सबमिट करिएगा। काफी मैच्योर ऑडियंस है, और वैसे भी हमारे मॉडरेटर पीयूष भी है वहां पर, जो कि अननेसेसरी कोई अगर कमेंट करता है तो उनको वहां से बैन कर देते हैं। तो वैसे अभी तक ऐसी जरूरत नहीं पड़ी, अदरवाइज आप अपने आंसर्स को वहां पर और अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी मेलावाइड लैंग्वेज। ठीक है, तो यहां पे मार्किंग स्कीम का टाइम आता है। दिस इज द बेस्ट पार्ट, जब आप अपने मार्क्स को कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हैं, तो यहां पे दिस इज माय ब्रैकेट, जिसमें मैं आपको देखना चाहता हूं 8, 9, 10 कितना भी आपने स्कोर क्यों ना किया हो। सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन किस किसने कितना स्कोर किया है। 8 to 10 मार्क्स हैं, देन ऑफ कोर्स यू इन द एक्सीलेंट ब्रैकेट। 6 या 6 से ज्यादा है, देन ऑफ कोर्स आपने कट ऑफ को क्रॉस कर लिया है। लेस देन 6 अगर आपका स्कोर है तो दोबारा से अटेम्प्ट जरूर करिएगा। इट डजंट मीन कि जिनके 6 से ज्यादा उनको अटेम्प्ट नहीं करना है, रिवीजन तो उनको भी करनी है, लेकिन इनको और भी ज्यादा ध्यान देके करने हैं जो कि नीचे के ब्रैकेट में है। नोट्स सेकंड टाइम जब आप देखेंगे तो अपने जरूर बना लीजिएगा, और कोई भी डाउट होता है यू कैन अप्रोच मी। टेलीग्राम के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, आई विल सी यू वेरी सून, बिकॉज आज हमारे बहुत सारे बैक टू बैक लेक्चर्स होने वाले हैं।